बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब A2 में। दिस इज अविनाश चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जीएस और जीए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता रखा था कि जो हम लोगों का सब्जेक्ट था वो इंडियन ज्योग्राफी था, और वो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोगों ने जो टॉपिक वाइज निर्धारित किया था, उस निर्धारण में सबसे पहला पॉइंट था भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जानकारियां हासिल करना, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे राज्यों के बारे में पढ़ रखा है। और आज जो विशेष एक राज्य की तरफ रुख करेंगे जिसका नाम होगा उड़ीसा। तो मैं आज आप लोगों को लेकर चलता हूं उड़ीसा की सैर कराने। तो दोस्तों, अच्छे से ध्यानपूर्वक मैप लेकर इसका अध्ययन करें आप लोग। मैं चलता हूं आज के राज्य, आज का टॉपिक उड़ीसा। मैं बोर्ड पे लिख दिए रहा हूं उड़ीसा, शॉर्ट में इसे मैं OR से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग समझ जाना, उड़ीसा, जिसका नाम अब ओडिशा हो गया है। दोस्तों, इसकी राजधानी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इसकी राजधानी की बात करूं तो उड़ीसा की राजधानी जो है वो है आपका भुवनेश्वर। आपको बता दूं कि ये भुवनेश्वर की जो स्थापना हुई थी, इसके जो वास्तुकार थे उसका नाम था, याद रखो दोस्त, इसको आप ट्रिक वाइज भी याद रख सकते हो। याद रखो, यहां भूख लगे तो क्या खाना है, बर्गर खाना है, ठीक है। तो भुवनेश्वर का जो था कोनिस बर्गर, आप इस तरह से याद रखोगे कि भू का मतलब होता है भूख, तो भूख लगे तो क्या खाओ, बर्गर खाओ। बर्गर खाने वाला होता है ना, KFC में खाओ या जो बाहर मिलता है मार्केट में वो खाओ, बर्गर खाना है तो भूख लगे तो बर्गर खाओ। तो भुवनेश्वर का वास्तुकार कोनिस बर्गर। दूसरे पॉइंट की तरफ रुक करता हूं मैं, तो आप लोगों को बता दूं कि जो उड़ीसा का सबसे बड़ा नगर है वो उड़ीसा का सबसे बड़ा नगर भुवनेश्वर है। मतलब लार्जेस्ट सिटी ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर, सबसे बड़ा नगर जो है वो भुवनेश्वर है। इसके संस्थापक कौन थे, तो कोनिस बर्गर। अगर मैं बात करूं कि भुवनेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखना, पूर्व की काशी। भुवनेश्वर को क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्व की काशी। ये सारे फैक्ट हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बता दूं कि अगर ये जो भारत राज्य आपको देख पा रहे हो आप, तो ये भारत का जो सबसे पूर्वी है, मतलब पूर्वी तट पर ये राज्य स्थित है उड़ीसा, जैसा आपको मैप में दिखाया जा रहा है। यानी भारत का पूर्वी तट पर स्थित है कौन, आपका पूर्वी तट पर स्थित है उड़ीसा। आपको बता दूं कि ब्रिटिश शासन में 1 अप्रैल 1936, मैं यहां लिख दे रहा हूं 1 अप्रैल 1936, ये डेट याद रखना दोस्तों। 1 अप्रैल जो पुलिस डे है, मूर्ख दिवस मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल 1936 में कटक, एक जगह का नाम है जिसका नाम है कटक, याद रखना दोस्तों, कटक, इधर से भी कटक और इधर से भी कटक, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1936 में कटक के कणिका पैलेस, मैं लिख दे रहा हूं कणिका पैलेस, कणिका पैलेस, तो कणिका पैलेस में एक पृथक राज्य बना था, उस राज्य का नाम था उड़ीसा। अब मैं इसके चौहद्दी की बात करूं, भौगोलिक कंडीशन की ओर बात करूं, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर मैं उड़ीसा राज्य की बात करूं तो जो उड़ीसा राज्य है उसके उत्तर में, आप मैप के साथ देखो, उड़ीसा राज्य के उत्तर में एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है झारखंड। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं दोस्तों झारखंड, और झारखंड मैंने पहले पढ़ा रखा है आप लोगों को। जो भी बच्चे वीडियो पहले नहीं देखे होंगे वो सारे वीडियो को आप लोग अपडेट कर लेंगे, और हिमाचल प्रदेश से लेकर जितने भी वीडियो मैंने अभी तक बनाया है सारे वीडियो को अच्छे से बारीकी से देख लेंगे। जो BPSC और JPSC के स्टूडेंट होंगे वो बिहार स्पेशल, झारखंड स्पेशल ज्यादा गौर से देखेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा के उत्तर में झारखंड राज्य है, जबकि उड़ीसा के पश्चिम में, आप देखो उड़ीसा के पश्चिम में ये छत्तीसगढ़ राज्य है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं उड़ीसा के पश्चिम में छत्तीसगढ़, ठीक है। तो उड़ीसा के उत्तर में झारखंड, उड़ीसा के पश्चिम में छत्तीसगढ़। अगर मैं उड़ीसा के पूर्व की ओर बात करूं तो आपको यहां पर पूर्व में दिखेगा बे ऑफ बंगाल, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं बे ऑफ बंगाल, पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। अगर मैं ये उड़ीसा के नॉर्थ एंड ईस्ट की बात करूं, यानी उत्तर पूर्वी की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात करूं, उत्तर पूर्वी की बात करूं, तो आप देख पा रहे हो यहां पर है वेस्ट बंगाल। यानी उड़ीसा के उत्तर पूर्व में स्थित जो राज्य है उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अगर उड़ीसा के दक्षिण की बात करूं, ये उड़ीसा के दक्षिण में आप लोग देख पा रहे हो आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा के दक्षिण में मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं AP फॉर अरुणाचल प्रदेश नहीं दोस्तों, AP फॉर आंध्र प्रदेश, याद रखना आंध्र प्रदेश, ठीक है। और मतलब
कि अगर उड़ीसा के चौहद्दी की बात करूं तो उड़ीसा में जम्मू कश्मीर हो गया, आप विदाउट विथ मैप देख सकते हो। उड़ीसा में जम्मू कश्मीर उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है, उड़ीसा के दक्षिण में आपको स्पष्ट रूप से आंध्र प्रदेश दिख रहा है, उड़ीसा के पूर्व क्षेत्र में आपका बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, जबकि उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ दिख रहा है, जबकि उड़ीसा के उत्तर पूर्व दिशा में आपको वेस्ट बंगाल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये मैंने मैप के साथ आपको बनाया है, आप बारीकी से इस मैप को देखें और इसको समझें। अगर मैं और डीपली अगर बात करूं, उसके भौगोलिक दृष्टिकोण को देखूं, तो ये उड़ीसा के उत्तर में, जैसा कि बिहार झारखंड जो है, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र यानी झारखंड वाले क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसके उड़ीसा के उत्तर में छोटा नागपुर का पठार है और दक्षिण में बहुत सारी नदियां बहती है, जैसे महानदी नदी है, आप ले लो, ब्राह्मणी नदी ले लो, वैतरणी नदी हो, बहुत सारी नदियां बहती है। तो उसके बारे में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग देखना, ये आप लोग क्लियर है। अब मैं आगे बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जो आपका उड़ीसा है, इस उड़ीसा के उत्तर में अगर मैं बात करूं तो छोटा नागपुर का पठार है, भारत का रूर जिसे कहते हैं, झारखंड वाले चैप्टर में मैंने बताया था, भारत का रूर प्रदेश खनिज लवण संपदा के दृष्टिकोण से काफी अव्वल दृष्टिकोण रखता है छोटा नागपुर का पठार। उड़ीसा के उत्तर में अगर मैं बात करूं तो छोटा नागपुर का पठार है। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में कुछ नदियां हैं, जैसे आप ले लो महानदी, जैसे आप ले लो ब्राह्मणी, जैसे आप ले लो वैतरणी। क्या क्या बोला दोस्तों मैंने? दक्षिण में महानदी है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है, एक और नदी में लिख देता हूं सालंदी। इसे एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं, ये तीनों को दिमाग में रखना आप। तो महानदी, ब्राह्मणी और वैतरणी इसके दक्षिण में, और ये नदियों का क्षेत्र जो है काफी उपजाऊ होता है, मतलब सरप्लस प्रोडक्शन ज्यादा देगा, काफी सरप्लस प्रोडक्शन देगा। यानी ये जो जमीन होगा ये नदियों के क्षेत्र पे होने के कारण ये क्या होगा दोस्तों, काफी उपजाऊ होगा। और यहां पर जो उत्पादन होगी वो उत्पादन होगी चावल, यानी चावल की उत्पादकता से ये संबंधित होगा। यानी उड़ीसा के दक्षिण वाले क्षेत्र में चावल का उत्पादन बहुतायत पाए जाएंगे और बहुत सारी नदियों के कारण ये उपजाऊ जमीन होगा, जबकि उत्तरी क्षेत्र इसका छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र पता है। इसके अलावा आप देखते हो महानदी, तो महानदी के बारे में आप लोग जानते हो, सौरो ऑफ उड़ीसा, मतलब क्या कि इसे हम लोग बोलते हैं उड़ीसा का नाम अब ओडिशा हो गया है, इसलिए मैं ओडिशा लिख रहा हूं। तो उड़ीसा की या उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उड़ीसा का शोक, सौरव ऑफ उड़ीसा कौन है? तो महानदी। कभी कभी एग्जाम में महानदी का नाम ऑप्शन में ना देकर ब्राह्मणी देता है, तो उस कंडीशन में आप ब्राह्मणी मार सकते हो, मजबूरी बस। तो उड़ीसा का शोक किसको कहते हैं? महानदी। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा असम का शोक ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी को कहते हैं, उसी प्रकार आप लोगों ने पढ़ा उड़ीसा का जो शोक है उसको महानदी को कहते हैं। तो बहुत सारे शोक को समझना है, सौरव है ना। अब मैं चलता हूं आगे, जो आपका 2011 का सेंसेक्स था उसके अकॉर्डिंग बात करने के लिए, ये आप लोग नोट कर लेना, अच्छे से समझते चलना, और जहां भी दिक्कत हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिखना, और मैं जब कमेंट देखूंगा तो आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। अब अगला मैं चलता हूं, अगर यहां के लिंगानुपात की बात करें, जो मैंने पहले क्लास में बता चुका है कि लिंगानुपात क्या होता है, यानी सेक्स रेशियो क्या होता है, तो इसका जो लिंग अनुपात है वो 979 है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं तो वो 270 है। यानी अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं तो 270, यानी आप समझ रहे हो लिंग अनुपात 9 पर 1000 पर महिलाओं की संख्या, जो मैंने पहले बता चुका है, उसको रिपीट करने से फायदा नहीं है। आप देखोगे वीडियो तो सारा चीज समझ में आ रहा होगा। पॉपुलेशन एक ही पैटर्न पे मैं हर दिन क्लास ले रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं तो 270। अगर वृद्धि दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वृद्धि दर की बात करूं तो पहले भी मैंने बता चुका है 2001 से 11 की जनगणना को मैं उठाऊंगा दशकीय वर्ष, और ये इसका परसेंटेज है 14.0%, मतलब 14%, 14%। अगर इसकी मुख्य भाषा मेन लैंग्वेज की बात करूं तो इसकी जो मुख्य भाषा है, जो उड़ीसा की मुख्य भाषा है, जाहिर सा बात है इसका मुख्य भाषा है ओडिया। तो आप उड़िया बोलो या ओडिया बोलो, ये आप बोल सकते हो ना। अगर मैं विधानमंडल की बात करूं कि उड़ीसा का जो विधानमंडल होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं, विधानमंडल दैट मींस क्या कि दो पार्ट्स में बटे होंगे, एक विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। पॉलिटी में मैं अच्छे से और इसे स्पष्ट करूंगा। तो विधानमंडल दो भागों में बटा हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर देखना होगा कि उड़ीसा का जो विधानमंडल है वो कितने सदन में बटा हुआ है। तो आपको बता दूं कि यहां का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, यानी एक सदन वहां पर उपस्थित है, और विधानसभा सीट की जो संख्या, लेजिस्लेटिव असेंबली नंबर ऑफ जो सीटें हैं, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का सीटें हैं, और वो सीट की संख्या है 147। दैट मींस लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या यहां पर नहीं है, और विधानमंडल जो है ये विधानमंडल है एक सदनीय, सिंगल है दोस्तों।
विधानमंडल, क्योंकि यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है 147। अगर मैं इसमें संसद की बात करूं, संसद के बारे में लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट को मिलाकर संसद बनाया जाता है, लेकिन मैं यहां अगर सीटों का आवंटन करूं तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या यहां पर जो होंगी वो है 21, जबकि राज्यसभा में इसके सीटों की संख्या, कुल सीटों की संख्या होगी 10। तो लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10। अगर कुल वन क्षेत्र के बारे में बात करूं, अगर कुल वन क्षेत्र के बारे में बात करूं, टोटल फॉरेस्ट क्या होंगे, तो ये कुल वन क्षेत्र जो पाएंगे वो 51345 किलोमीटर स्क्वायर में ये पूरा वन क्षेत्र पाया जाएगा, अकॉर्डिंग टू ISFR। मैं पहले भी बता चुका हूं, ISFR 2017 के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैंने बताया कि जो कुल वन क्षेत्र थे 51345 किलोमीटर स्क्वायर थे उड़ीसा का, और ये रिपोर्ट जो है ISFR रिपोर्ट 2017 के अनुसार इसको इंडिकेट किया गया है। अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक होगा अगला टॉपिक है प्रमुख स्थान या पर्यटन स्थल, इंपोर्टेंट प्लेस या जगह जिसके द्वारा उड़ीसा में जाना जाता है। चूंकि आप लोग जानते होंगे कि उड़ीसा में ही एक जगह कलिंग, जो भुवनेश्वर के पास में कलिंग, और वो कलिंग जो था सम्राट अशोक, जो अखिल भारतीय साम्राज्यकर्ता या अखंड भारत का निर्माता जो अशोक सम्राट था, वो अशोक राजा था, वो अशोक सम्राट के कारण ये बहुत फेमस है कलिंग, जो 261 BC में किया गया था। ये सारा चीज मैं हिस्ट्री में बताऊंगा। फिलहाल मैं प्रमुख स्थान और पर्यटन स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं, उसका नाम है चिल्का झील। बढ़िया से दोस्तों देखना, इसको अच्छे से समझना। चिल्का झील, आपको बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, यानी लार्जेस्ट जो लैगून लेक्स ऑफ इंडिया, वो आपका कौन है? चिल्का झील, यानी भारत की सबसे बड़ी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सबसे बड़ी लैगून झील, सबसे बड़ी लैगून झील, वो झील का नाम है चिल्का झील। आप लोग याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। और यहां पर ये झींगा के लिए जाना जाता है दोस्तों, झींगा मछली होता है ना, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं झींगा मछली। गुलाबी क्रांति याद रखना दोस्तों, मैं कोरिलेट कर रहा हूं, गुलाबी क्रांति का संबंध होता है झींगा उत्पादन से। ठीक है, तो झींगा मछली यहां पर पाए जाते हैं बहुतायत। और अगर इसमें मैं बात करूं तो दया और भार्गवी नदी, दो नदी का मैं जिक्र कर रहा हूं, दया और भार्गवी नदी, दो नदियों का जिक्र मैंने किया, दया और भार्गवी नदी, ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली बनाती है। ये दोनों नदियां आंतरिक प्रवाह प्रणाली बनाती है। ये मैंने एक पॉइंट आपको नोट किया, याद रखना दोस्तों। एक सम्मेलन हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था रामसर, मैं यहां लिख दे रहा हूं रामसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी, जो भी पीसीएस के स्टूडेंट होंगे इसको बढ़िया से समझेंगे। रामसर कन्वेंशन जो था, याद रखना दोस्तों, रामसर कन्वेंशन ये 1971 में हुआ था। क्या बता रहा हूं मैं? 1971। रामसर याद रखना है ना, रामसर कन्वेंशन 1971, और इसी के द्वारा इसे वेटलैंड घोषित किया गया था। मतलब वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, इसके अनुसार इसको क्या घोषित किया गया था? वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, जो सूखा क्षेत्र है, आर्द्र भूमि, वेटलैंड घोषित किया गया था। रामसर कन्वेंशन 1971 के द्वारा इसे घोषित किया गया था। तो दोस्तों दिमाग में आप लोग ये रखोगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लैगून झील क्या है? तो इसके अलावे मैं उड़ीसा के अलावे मैं कुछ लैगून झील का एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आप देखोगे कोलेरू झील, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोलेरू, आप लोग अच्छे से देखना, कोलेरू लेक्स, कोलेरू झील। अब आपके जहन में आ रहा होगा कोलेरू झील कहां है? तो कोलेरू झील याद रखना वो आंध्र प्रदेश में है। मैं यहां लिख दे रहा हूं आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील कहां है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछ दे पुलिकट झील कहां है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं पुलिकट झील। पुलिकट लेक कहां है? तो पुलिकट लेक भी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगर आपसे सपोज कर ले पूछ दे चिल्का झील कहां है, तो चिल्का झील कहां है दोस्तों? तो आप जान रहे हो उड़ीसा में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे बेम्बनाड झील कहां है, मैं यहां लिख दे रहा हूं बेम्बनाड झील। तो बेम्बनाड झील कहां है दोस्तों? केरल में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अष्टमुडी झील कहां है, अष्टमुडी झील क्या है, तो अष्टमुडी झील कहां है? तो आप आराम से याद रखोगे, अष्टमुडी झील जो है वो केरला में है। तो ये मैंने जो झील का नाम आपको बताया, वो सारे झील जो है ये लैगून झील का बेस्ट एग्जांपल है। बट मैं जो आज पढ़ रहा हूं वो उड़ीसा के अंतर्गत पाए जाने वाला जो लैगून झील है, जिसका नाम है चिल्का झील, और वो टॉपिक मेरा था चिल्का लेक। तो चिल्का झील के बारे में जो पॉइंट बताया, उस सारे पॉइंट को आप लोग अध्ययन करोगे। सबसे बड़े लैगून झील है, याद रखना भारत का। ये इसमें झींगा मछली पाई जाती है। झींगा मछली का संबंध गुलाबी क्रांति से। दया और भार्गवी नदी है जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली का इंडिकेटर करता है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971, जिसके द्वारा इसको आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया, वेटलैंड बताया गया। और
चूंकि मैं लैगून झील बताया तो लैगून झील से रिलेटेड जो है कोलरी झील जो आंध्र प्रदेश में, पुलिकट आपको यहां पर दिखेगा सारा यहां पर आप विथ मैप के साथ देखोगे, है ना। पुलिकट झील आपको दिखेगा, बेम्बनाड झील है केरला में, अष्टमुडी झील है केरला में। अब बच्चों ये दिमाग में रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि व्हाट इज लैगून लेक, लैगून लेक क्या है। तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि लैगून लेक कहते किसे हैं और इसका निर्माण कैसे होगा, फिर मैं और पॉइंट पे आऊंगा। तो एक छोटा सा पॉइंट है, छोटी छोटी मगर मोटी बातों में, तो वो मैं आपको बता दूं, इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो मैं जो अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं वो टॉपिक है आपका लैगून झील। अब मैं आपको बता दूं कि ये लैगून झील का निर्माण होता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग वर्ल्ड में पढ़ोगे तो वर्क ऑफ रिवर, वर्क ऑफ ओशियन करेंट्स, वर्क ऑफ विंड, वर्क ऑफ ग्लेशियर, ये सारे चीज जब पढ़ोगे तो उसमें एक टर्म आएगा नदी। तो नदी जब पढ़ोगे वर्क ऑफ रिवर, तो उसमें 3 पार्ट्स मैंने पहले भी बता रखा है, 3 पार्ट्स में ये बटे होंगे। एक होगा आपका क्या, जब नदियां अपने परिवहन होती है, दैट इज कॉल्ड अपर्दन, जिसको इरेजन के नाम से जाना जाता है। एक होता है परिवहन और एक होता है निक्षेपण, ठीक है ना। निक्षेपण मतलब डिपोजिशन, जमा करना, अपर्दन मतलब काटना, इरेजन करना, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, कैरी करके ले जाना, है ना। मतलब जब नदियां अपने मार्ग में चलती है तो देखो आप लोग देख लो, ये नदी का रूप है, ठीक है। नदी का 3 अवस्था होता है। पहले स्टार्टिंग जब वो होता है तो बाल्य अवस्था होता है, चाइल्डहुड, उसके बाद जो आता है यूथ में आता है ना, जैसे हम लोग हैं एनर्जेटिकल। और तीसरी अवस्था जो होता है ओल्ड एज होता है, जो प्रौढ़ावस्था होता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं और जिक्र करूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नदी अपने 3 अवस्था, 3 चीजों से गुजरेगा, है ना, 3 वर्क करेगा। जब मैं पढ़ूंगा वर्क ऑफ रिवर, तो वर्क ऑफ रिवर के अंतर्गत नदी के कार्य में 3 भाग मैंने बताया, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। तो अपर्दन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जब नदियां अपने मार्ग में चलेगी तो वो काटते हुए आगे बढ़ेगी। जब वो काटते हुए बढ़ेगी तो उसे हम लोग अपर्दन पर कहेंगे। लेकिन अब उसके साथ क्या होगा, बहुत सारे मिट्टियां एक दूसरे के साथ मिलते हुए आगे बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड परिवहन। और जब वो नदियां आगे बढ़ते जाएगी, कटाव को लेकर आगे बढ़ेगी, तो वहां पर क्या करेगी, जमाव भी करते जाएगी, और उस जमाव को ही हम लोग कहेंगे निक्षेपण। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी कि अपर्दन क्या है, परिवहन क्या है, निक्षेपण क्या है। तो चलो दोस्तों हम लोग चलते, ये नदी के कार्य जिस तरह से हमने पढ़ा उसी प्रकार आपको पढ़ना है वर्क ऑफ ओशियन करेंट। मतलब जो सागर होते हैं, सागरीय जल होते हैं, वो सागरीय जल के भी 3 काम होते हैं। वर्क ऑफ ओशियन करेंट 3 वर्क होते हैं, पहला अपर्दन, दूसरा परिवहन और तीसरा निक्षेपण। जैसा मैंने यहां लिखा है वही सेम है और सेम वर्क करता है। अब आपको मैं मैप की तरफ ले चलता हूं, आप लोग अच्छे से देखना, मैप अपने पास एटलस रखना दोस्तों। बिना एटलस का आप लोग पढ़ना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते ज्योग्राफी। तो ये जो उड़ीसा दिख रहा है, इस उड़ीसा के पास में देखो मैं यहां पर पॉइंट कर दे रहा हूं, इस पॉइंट का नाम है चिल्का झील। देखो मैं रेड मार्कर से इसको इंडिकेट कर रहा हूं, इस जगह का नाम मैं दिखा रहा हूं आपको, जो थोड़ा ब्लैंक है, इस ब्लैंक का नाम है चिल्का लेक, चिल्का झील। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये ओशियन सागर जो है उसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी। और ये जो बंगाल की खाड़ी है इधर, ये भी काम करेगा ये, और यहां से निकलने वाली बहुत सारी जो नदियां होगी वो भी काम करेगा ये जो मैंने बताया। तो दोनों मिलकर काम करेगा, है ना। तो भारत के अंदर जितनी भी नदियां बहेगी वो भी काम करेगा। कौन कौन सा काम भाई, तो अपर्दन करेगा, परिवहन करेगा और निक्षेपण करेगा। जब वहां से ओशियन करेंट चलेगा, यानी बंगाल की खाड़ी से जो चलेगा, वो भी 3 वर्क करेगा। कौन कौन, अपर्दन करेगा, परिवहन करेगा और निक्षेपण करेगा। तो इस काम के दौरान जब वो आगे बढ़ती है तो उसके साथ एक फोर्स होता है, और उस फोर्स के अनुसार उसकी चट्टानें, उसकी मिट्टियां, उसकी सॉइल, जो बोलना है आप लोग बोल लो, वो कटाव होता है। और वो कटाव तब तक होता है जब तक कि उसे सॉफ्ट हार्ड रॉक्स ना मिल जाए। इसे मैं हटा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना कि जब नदियां अपने मार्ग में बहती है तो बहते हुए जब ये आगे बढ़ती है तो किसको काटेगी, हार्ड को काटेगी या सॉफ्ट को, आसानी पूर्वक तो सॉफ्ट को काटेगी। तब तक काटेगी जब तक कि वो कट ना जाए। तो सपोज करो मैंने भारत का ये क्षेत्र ले लिया, ये भारत का क्षेत्र ले लिया, ठीक है, ये भारत का क्षेत्र ले लिया, और ये क्षेत्र जो है चिल्का है, ये कोई भी ले लो आप। तो ये जो भारत का क्षेत्र है, ये सागर जो बंगाल की खाड़ी है, इससे कटाव होगा, और कटाव के द्वारा ये धीरे धीरे कटते जाएगा, तब तक कटेगा जब तक कि वो हार्ड रॉक्स ना आ जाए। जब हार्ड रॉक्स आएगा तो वो कटाव कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद यहां पर पूरा गड्ढा हो जाएगा, और वो गड्ढे में क्या होगा, बहुत सारे मलबा जो है अफवाह होकर जमा होने लगेंगे। और जब ये जमा होने लगेंगे कि एक समय आएगा कि इसका जो दरवाजा होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। अब जब ये दरवाजा ब्लॉक हो जाएगा दोस्तों, तो इसके अंदर तो प्लेस खाली, अब ये प्लेस खाली में क्या भरा रहेगा दोस्तों, तो पानी भरा रहेगा। तो इस तरह से बने हुए जो झील होंगे, उस झील को हम लोग बोलते हैं लैगून झील।
तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा आसानी से कि लैगून झील कहते किसे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ूंगा जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आऊंगा तो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को मैं आइडेंटिफाइड करूंगा कि गीजर किसे कहते हैं, लैगून झील किसे कहते हैं, जलप्रपात किसे कहते हैं, सारी चीजों का अध्ययन में कराऊंगा। तो फिलहाल मैं चलता हूं अपने पॉइंट की ओर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगी चिल्का झील के बारे में जो एक लैगून झील है। अगला पॉइंट है हमारा पुरी। तो दोस्तों मैं मिटा दे रहा हूं, इसे हटा दे रहा हूं। अब मैं चलता हूं अगला पॉइंट पुरी। बहुत सारे लोग पुरी घूमने भी गए होंगे, वो पुरी खाने वाला कचौड़ी पुरी मत समझ लेना दोस्तों, है ना। तो ये पुरी है, ठीक है। तो पुरी उड़ीसा के तट पर स्थित एक धार्मिक स्थल है जहां पर जगन्नाथपुर का, याद रखिएगा आप, मैं लिख दे रहा हूं, जगन्नाथपुरी का शंकराचार्य, जगन्नाथपुरी का शंकराचार्य एक धार्मिक स्थल है, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य का स्थल है। और यह पुरी का प्रसिद्ध एक बीच है, बीच जिसे तट कहते हैं, समुद्री तट के रूप में जाना जाता है पुरी, जहां पर्यटक लोग घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं अगला तो हीराकुंड बांध, बहुत ही फेमस है, ना केवल भारत बल्कि विश्व का सबसे बड़ा बांध के रूप में जाना जाता है हीराकुंड बांध। मैं यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड जो जलाशय है, हीराकुंड जो बांध है, वो हीराकुंड बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। मतलब बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब बहुत सारे उद्देश्य होंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि इससे पानी के रूप में हम लोग आवागमन कर सकते हैं, नौका चला सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, विभिन्न तरह से इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो हीराकुंड जो जलाशय है ये बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो मिट्टी का बनाया हुआ है, याद रखना दोस्तों। और इसका लेंथ जो है वो 28.8 किलोमीटर के लगभग है। इसका लेंथ याद रखना, जो 1947 से संभवतः बनना शुरू हुआ और 1957 तक ये बनकर समाप्त कंप्लीट हो गया। तो 28.8 किलोमीटर इसका है लेंथ। तो हीराकुंड जलाशय आप लोगों ने पढ़ा। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं, भुवनेश्वर, जो मैंने भी पहले चर्चा कर चुका है। भुवनेश्वर आप लोग जान ही रहे होंगे, भुवनेश्वर। मैं यहां पर इसे हटाकर लिख दे रहा हूं अच्छे से, क्योंकि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं भुवनेश्वर के वास्तुकार कौन थे, ठीक है। तो भुवनेश्वर, अब ये जो भुवनेश्वर आप देख रहे हो, ये प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ इसे द कैथीड्रल, मैं लिख दे रहा हूं, द कैथीड्रल सिटी ऑफ इंडिया, याद रखना दोस्तों, द कैथीड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिरों के कारण ही इसे कैथीड्रल, याद रखना, कैथीड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहां पर उत्कृष्ट मंदिर वगैरह पाए जाते हैं, जैसे आप लिंगराज का मंदिर ले लो, आप ये बोल सकते हो, तो ये बहुत ही फेमस है। इसके अलावा मैं चलूं पारादीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहां से बहुत सारे एग्जाम में पीसीएस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जो भी दरोगा के एग्जाम देने वाले होंगे, बिहार दरोगा का या विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो मैं सारे पॉइंट को लेकर आया हूं। तो पारादीप जो है एक प्रकार का सी पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसे पत्तन के रूप में जानते हैं भी है। और इसे बंगाल की खाड़ी, आप देख पा रहे हो यहाँ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और जो उड़ीसा का शोक है जिसे महानदी के नाम से जाना जाता है, तो बंगाल की खाड़ी और महानदी के संगम पर स्थित एक बंदरगाह है, एक सी पोर्ट है, जिसका नाम है जो जगत सिंहपुर, एक जिला आपको पड़ेगा, जगत सिंह, मैं लिख दे रहा हूं। मैंने क्या बोला दोस्तों, महानदी और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों के बीच में पड़ता है कौन, पारादीप। तो याद रखना दोस्तों, मैंने क्या बोला कि यह बंदरगाह जो है ये जगतपुर जो आपका जगत सिंहपुर जो जिला है वो जगत सिंहपुर जिले में पड़ता है। और यहां से एक तालचेर का, याद रखना, एक जगह है तालचेर जो उड़ीसा में स्थित है, तालचेर इंपॉर्टेंट है बहुत ही। तालचेर का कोयला निर्यात के लिए जाना था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कोयला निर्यात के लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा हम लोग चलते कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर तो उड़ीसा के एक जिले है जिसका नाम है पुरी, अभी जस्ट मैंने पढ़ा था, उड़ीसा के पुरी जिला है ना। तो उड़ीसा का एक पुरी जिले में सूर्य का मंदिर है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा मंदिर है भाई, तो सूर्य का मंदिर है, बहुत ही फेमस, इंपॉर्टेंट, रेलवे के लिए भी, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में ही पूछा हुआ है, हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखना कि ये जो है ये एक सूर्य का मंदिर है और ये गंग वंश का, एक गंग वंश पढ़ोगे आप लोग हिस्ट्री में, मैं पढ़ाऊंगा, गंग वंशी एक राजा थे उसके द्वारा, याद रखना कौन सा वंश बताया मैंने, गंग वंशी, और उसका नाम था नरसिंह वर्मन। आप लोग बहुत सारे लोग हिस्ट्री जो जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे,
तो गंग वंशीय शासक नरसिंह वर्मन, याद रखना नरसिंह वर्मन के द्वारा ये बनवाया गया था। तो अब मैं चलता हूं आगे पॉइंट की ओर। ये याद रखना कोणार्क मंदिर जो पुरी जिले में स्थित है और ये सूर्य के मंदिर के लिए फेमस है और साथ साथ ये गंग वंशीय शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो एक जगह है जिसका नाम है काला हांडी। याद ना रहे तो याद रखना ब्लैक हांडी, काला हांडी, बस इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में काला हांडी बोलते हैं, ठीक है। काला हांडी जो उड़ीसा का सर्वाधिक सूखाग्रस्त है, सूखाग्रस्त मतलब ड्राइनेस, सूखाग्रस्त, याद रखना दोस्तों सूखाग्रस्त, उड़ीसा का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है जिसे भारत का एरिट्रिया कहते हैं। भारत का एरिट्रिया जो सूखाग्रस्त के रूप में जाना जाता है काला हांडी, जो कहां है, उड़ीसा में है। जो आप पूर्वी घाट जब आप पढ़ोगे, जब मैं ज्योग्राफी में आप लोगों को बताऊंगा अगला चैप्टर में, तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, और ये जो है ये आपका पूर्वी घाट है, यहां नीलगिरी है। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी कहते हैं। ये मैं बाद के चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल मैंने यहां पर जिक्र किया पूर्वी घाट, तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पूर्वाद्री, इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसे कहते हैं सहाद्री। तो दोस्तों मैंने जो अभी चर्चा किया है इस टॉपिक के अंतर्गत, वो टॉपिक है आपका पूर्वी घाट पूर्वाद्री। तो याद रखना दोस्तों ये कालाहांडी सूखाग्रस्त क्षेत्र है। कालाहांडी एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, सूखाग्रस्त जिला के रूप में इसे घोषित किया गया जिसे भारत का एरिट्रिया कहा जाता है। और ये पूर्वी घाट के उत्तर पश्चिम, जो पूर्वी घाट दिख रहा है इसके उत्तर नॉर्थ यानी ऊपर और इधर यानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, याद रखना पूर्वी घाट के उत्तर पश्चिमी स्थित में होने के कारण यह एक वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है। मतलब इस दिशा में होने के कारण इसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। अब सवाल आएगा कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब क्या कि जो रेन शेडो एरिया है वो, तो मैं फिर छोटी छोटी मगर मोटी बातों में ये वृष्टि छाया प्रदेश बताना ज्यादा जरूरी समझता हूं, क्योंकि बच्चे यहां से समझ नहीं पाएंगे और रट लेंगे, इसलिए मैं इसे बता रहा हूं। लेकिन इसके बाद में जब और डीपली बताऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो ये सारे पॉइंट आएंगे, तो मैं इसे हटाना चाह रहा हूं अभी। और अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश मैं टॉपिक दिए दे रहा हूं, वृष्टि छाया प्रदेश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रैन शेडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश। तो रेन शेडो एरिया क्या होगा, वृष्टि क्या होगा? तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैं यहां ड्रॉ अगर कर दूं, चूंकि ये हमारा टॉपिक अभी नहीं है, बट मैं रेन के बारे में अगर पढ़ूं तो वर्षा 3 प्रकार में बटा होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड मॉन्टेनिक रेनफॉल, यानी पहले को हम लोग बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, दूसरे को हम लोग बोलते हैं संवहनीय वर्षा, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल, एंड थर्ड इज कॉल्ड चक्रवातीय वर्षा। यू कैन से अबाउट रेनफॉल दे आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। मतलब रेनफॉल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है पर्वतीय वर्षा मॉन्टेनिक रेनफॉल, एक है आपका संवहनीय वर्षा कन्वेक्शनल रेनफॉल, और एक होता है चक्रवातीय वर्षा साइक्लोनिक रेनफॉल। इसके बारे में बृहद जानकारी दूंगा अगले चैप्टर या बारिश के चैप्टर में जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं अपने पॉइंट पे आता हूं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते किसे हैं। तो जब बारिश होती है, वर्षा क्या होगा उसके बारे में मैं और चर्चा करूंगा। तो जब बारिश होती है, सपोज करो ये पर्वतीय वर्षा को मैंने लिया, सपोज करो मैंने ये कोई माउंटेन बना दिया, ओके, और ये वाले क्षेत्र से जब ये बारिश की जब पवन के सहारे, पवन याद रखना दोस्तों मैं 2 शब्द बता रहा हूं, पवन और हवा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पवन मीन्स विंड और एयर। तो कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चे होंगे आप मुझे बताना कि पवन और हवा में क्या अंतर है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इसे लिखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंड एंड एयर। उसके बाद मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि दोनों के बीच छोटा सा अंतर क्या है। यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा हुआ ये प्रश्न है, छोटा सी मगर मोटी बातें हैं ये। तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कहना कि हवा और पवन एक ही चीज है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो वो डिफरेंट क्या चीज है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। फिलहाल मैं जब चल रहा हूं, जब ये पवन जो है इस स्लोप के सहारे, अकॉर्डिंग टू दिस स्लोप, जब ये आगे बढ़ती है तो एक तो जब वो फ्रिक्शन होगा किसी चीज में, कोई भी चीज जब टकराएगा तो टकराने पर वो हीट एनर्जी क्रिएट होता है। आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, साइंस में, तो हीट एनर्जी जब वो क्रिएट होता है, जब भी कोई भी चीज गर्म होगा तो उसकी प्रवृत्ति होती है हल्का होकर ऊपर जाना, और ये क्या होगा, हल्का होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा।
और जब ये ऊपर की ओर जाएगा एक। कंडीशन नंबर 1 क्या बोला मैंने कि जब कोई भी चीज किसी चीज से टकराएगा, फ्रिक्शन होगा, और वो फ्रिक्शन के वजह से वो गर्म होने के बाद कहां जाएगा, हल्का होकर धीरे धीरे ऊपर उठेगा। दूसरा कारण मैं बता दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू स्लोप। आप पानी के बूंद को गिराओ, सपोज करो ये आपका पर्वत है, पानी के बूंद को गिराए मिडिल पॉइंट में, इधर भी गिर सकता है, इधर भी। आपने इधर गिराया तो इधर गिरेगा, आपने इधर गिराया तो इधर गिरेगा। तो उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू स्लोप ये ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने पर क्या होता है, जब वो उसके अंदर वो वाष्प ले जाने की क्षमता होती है, वेपोराइजेशन होता है। यानी मैं 4 टर्म को लिख रहा हूं, याद रखना दोस्तों। इसमें पहला टर्म है वाष्पीकरण, इवोपोराइजेशन। जब वो वेपोराइजेशन होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, मोर देन वेपोराइजेशन, जब ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो वहां पर ज्यादा बादल का निर्माण होगा। देखो मैं बना दे रहा हूं बादल, रफ स्केल ऑफ क्लाउड। तो ये बादल का निर्माण होगा, जब ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो ज्यादा बादल बनेगा, जब वो ज्यादा बादल बनेगा तो ज्यादा कंडेंसेशन होगा। दैट मीन्स संघनन। संघनन मतलब जैसे आप, बहुत सारे लोग संघनन नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो यही छोटे छोटे पॉइंट को मैं एक और छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा जहां हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगा ताकि बच्चे को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। संघनन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप छोटा सा एग्जांपल ले लो कि आप घर में खाना बनाते हो, हांडी में खाना बनाते हो, कुकर पे छोड़ दो, आप किसी भी चीज में जब खाना बनाते हो उस पे गर्म करते हो, थाली पूरा क्या रहता है, पूरा साफ रहता है। ओके, जब दूध या पानी को आप गर्म करते हो तो उसको ढक दो, ऊपर से जब प्लेट ढका रहता है, जब वो गर्म होते रहता है तो गर्म होने पर वो वाष्पीकरण होकर वहां ऊपर में क्या होता है, हल्का हल्का पानी की बूंद के बारे में देखना, टपकने वाला रहता है, इस तरह लटके हुए रहेगा। तो वो जो लटका हुआ पार्ट्स होता है ना, दैट इज कॉल्ड संघनन, उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, इसका मैं अलग से वीडियो बना के पॉइंट पॉइंट करके मैं बता दूंगा, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो वाष्पीकरण होगा, बादल होगा, संघनन होगा। अगर ये सारा ज्यादा हो रहा है तो रेनफॉल भी ज्यादा होगा। ये 4 घटक मैंने बताया, 4 क्रिया बताया, वाष्पीकरण, बादल, संघनन और वर्षा, ये चारों के कारण ही बारिश होती है। अब ये जो बारिश हो रही है, जब ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो ज्यादा बादल होगा, ज्यादा बादल होगा तो यहां पर ज्यादा संघनन होगा, ज्यादा लटका हुआ पानी रहेगा, और जब ये ज्यादा संघनन होगा तो ज्यादा बारिश की बूंद के रूप में धरती पर वो पड़ेगी। मतलब जहां पर आप बोलते हो ना कि बहुत खाए तो आपको पेट में आया, आपकी एनर्जी बढ़ी, लेकिन पिक्चर में क्या बोलता है, हीरो खाते हैं और हीरोइन का पेट क्या होता है, भरता है, तुम खा लिए भाई, मेरा तो पेट भर गया। बट हमारे यहां ऐसा नहीं है, ये साइंस की प्रक्रिया पे काम करता है। यहां कोई लॉजिक ऐसा नहीं है कि मैं खाया और आपका पेट भर गया दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस पॉइंट में। तो यहां पर जैसे ही ये वाष्पीकरण होगा, बादल होगा, संघनन होगा और बारिश होगी, तो यहां पर एकदम खूब तेज, काफी तेज यहां पर बारिश होगी, मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग जानते ही होगी टिप टिप बरसा पानी, और मैं जब पढ़ाता हूं क्लास में तो बताता हूं टिप टिप बरसा पानी मतलब खूब पानी बरस रहा है ना, और उस पानी में आग लगा दो। तो वो पानी में आग लगाना है दोस्तों। जब आप इतने अच्छे से पढ़ोगे, बारीकी से एक पॉइंट लेकर पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से आप पानी में भी आग लगा सकते हो। तो यहां पर देखता हूं मैं क्या किया, बारिश की बूंदें आ गई, पर इसके विपरीत जो दूसरा क्षेत्र होता है, दूसरा जो स्लोप होता है, उस स्लोप तक ये पवन यहां तक पहुंच नहीं पाता है, और ये बारिश यहां तो हो जाती है, परंतु यहां पर बारिश का अभाव रहता है, यानी रेनफॉल यहां पर हो नहीं पाता है। और ये जो अभाव क्षेत्र रहता है बारिश का, दैट इज कॉल्ड रेन शैडो एरिया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वृष्टि छाया प्रदेश। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को वृष्टि छाया प्रदेश जो है छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंतर्गत काफी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आए तो जरूर बताना, और मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है, पवन और हवा के बीच क्या अंतर है वो जरूर आप लिख के बताना, ताकि मैं समझ पाऊं कि कितने बच्चे इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो चले दोस्तों आगे मैं अपने पॉइंट की ओर चलता हूं। अब मैं अगला पॉइंट लेकर चलता हूं, एक जगह, एक नदी लेकर चलता हूं जिसका नाम है ब्राह्मणी। अगर मैंने बोला था कि महानदी, अगर आपके ऑप्शन में सौरव ऑफ ओडिशा यानी उड़ीसा का शोक के रूप में महानदी ऑप्शन में ना मिले, ब्राह्मणी मिले, तो ब्राह्मणी आप मार सकते हो। तो ब्राह्मणी नदी झारखंड के एक जिला है जिसका नाम है गुमला जिला। झारखंड के गुमला जिले से निकलने पर इसे शंख कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, झारखंड स्पेशल वाले में पूछा जा सकता है, झारखंड का कौन सा जिला मैंने लिया, तो गुमला जिला। क्या नाम बोला भैया मैंने, यहां पर शंख बोला, याद रखना है ना। तो झारखंड के गुमला जिले से निकलने पर इसे शंख कहा जाता है, जिस पर सुंदरगढ़ जिले में, एक जिला का नाम बता रहा हूं मैं, सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ जिले में मंदिरा जलाशय, सुंदरगढ़ जिला है, और यहां पर एक जलाशय है, एक वाटर जमा होता है यहां पर, जिसे जलाशय है, जिसका नाम है सुंदरगढ़ जिला। जलाशय मतलब जहां पर पानियों का जमाव होता है, जहां पर जल का जमाव होता है ना, तो एक जलाशय निर्मित है। मैं यहां जलाशय लिख दे रहा हूं, जलाशय बांध के जैसा बना हुआ जलाशय निर्मित है। निचली घाटी में इसे ब्राह्मणी नदी कहते हैं। इसके निचले जो घाटी होते हैं, इस निचली घाटी में ही इसे क्या बोलते हैं, ब्राह्मणी नदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ मैं रुक करता हूं जिसका नाम है बालेश्वर। बालेश्वर,
बालेश्वर। तो बालेश्वर जो है उड़ीसा का एक तटीय जिला है। तट का मतलब किनारा, जहां पर समुद्री क्षेत्र जो स्थल मार्ग को टच करता है, दैट इज कॉल्ड कोस्टल एरिया, है ना। तो उड़ीसा का एक तटीय जिला है जहां पूर्वी तट पर, जिसके पूर्वी तट पर चांदीपुर प्रेक्षण केंद्र, याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है। बालेश्वर जो है उड़ीसा में है, चांदीपुर, याद रखना चांदीपुर प्रेक्षण केंद्र यहां पर स्थित है। इसके बाद मैं चलता हूं अगला पॉइंट, सिमलीपाल, बहुत फेमस है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, आप लोग जानते होंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये सिमलीपाल। तो आपको बता दूं उड़ीसा के मयूरभंज जिला, एक जिला है जिसका नाम है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित एक जैव मंडलीय भंडार है, यानी आप बोल सकते हो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मैं लिख दिया हूं 1994, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर बाघ और हाथियों की प्रचुरता है, यानी इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ और हाथी आपको पाए जाएंगे। ये यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना। अब मैं अगले पॉइंट की ओर चलता हूं, जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर बंदरगाह, सॉरी द्वीप, आइलैंड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर द्वीप क्या है, मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूं, अगर जो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे तो वो समझेंगे कि व्हीलर द्वीप क्या है। तो यहां द्वीप बताने से पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताऊंगा, फिलहाल इसके बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातों को मैं केंद्रित कर दूं। जैसे एग्जाम में आएगा द्वीप किसे कहते हैं, तो वैसा भू क्षेत्र, वैसा लैंड पार्ट्स सराउंडिंग बाय वाटर, जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है भाई, तो पानी से घिरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड आइलैंड, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। याद रखना दोस्तों, अगर रेड से नहीं पता चल रहा है, मैं बोल रहा हूं उसको समझना। तो द्वीप अगर पूछेगा तो चारों ओर जो पानी से घिरा हुआ टापू होता है ना, जो स्थल क्षेत्र होता है ना, उसे द्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन है, ग्रीनलैंड। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि द्वीप समूह क्या है, तो याद रखना कि जो द्वीप है, द्वीप तो अभी समझ में आया, समूह मतलब द्वीपों का समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड, दिस इज कॉल्ड ग्रुप आइलैंड। यानी द्वीप समूह उसे कहते हैं जो बहुत सारे द्वीपों का समूह होगा और ये सराउंडिंग बाय वाटर, चारों तरफ पानी से क्या होगा, घिरा होगा। तो ये सब एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो गया, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन हो गया, इंडोनेशिया। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, पेनिसुलर जिसको बोलते हैं ना, तो पेनिसुलर, याद रखना पेनिसुलर होता क्या है कि जब आपका कोई भी पार्ट्स है जो स्थल भाग है सराउंडिंग बाय तीन ओर से पानी से घिरा हो, कितने ओर से, तीन ओर से, एक ओर से, एक दो तीन, कहीं भी तीन ओर से जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। फिर एग्जाम में पूछा जाएगा कि विश्व का प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, तो याद रखना अरब प्रायद्वीप, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है नदी द्वीप। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि द्वीप क्या होता है, तो द्वीप वैसे स्थलीय पार्ट्स को कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है नदी द्वीप, तो यानी द्वीप तो मुझे पता है, लेकिन उसमें एक शब्द मेंशन है नदी, तो मैंने ये नदी बना दिया। अब इस नदी में क्या होगा, नदी में पानी भर रही है, फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर। तो वो जो फ्लो बहता हुआ पानी है, और ये बहता हुआ पानी मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसके बीच में एक द्वीप बना हुआ है, एक स्थल भाग है, दैट इज कॉल्ड रिवर आइलैंड, इसे हमें नदी द्वीप कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो आप लोग याद रखना माजुली, और विश्व का सबसे छोटा द्वीप जो है, नदी द्वीप जो है, वो है उमानंदा। दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है, याद रखना दोनों ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में, याद रखना माजुली और उमानंदा, विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, ये याद रखना दोस्तों। जैसे आप देखो मैप में, तो ये जो पार्ट्स दिख रहा है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिसुलर इंडिया। व्हाई, क्यों, क्योंकि ये पार्ट्स में आपको दिखेगा, एक तरफ पूर्वी भाग में बेस्ट ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में आओगे तो आपको मिलेगा अरेबियन सी, और जब दक्षिणी पार्ट्स में आओगे तो आपको यहां दिख रहा है हुबहू इंडियन ओशियन। और अभी मैंने बताया था प्रायद्वीप वैसे क्षेत्र को कहेंगे जो तीनों ओर समुद्री क्षेत्र से या पानी से घिरा हो। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में एक तरफ मैं देख पा रहा हूं कि जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, वहां अरब सागर है, और भारत के पूर्वी क्षेत्र में मैं देख पा रहा हूं बंगाल की खाड़ी है, और ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मैं देख पा रहा हूं इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर, और तीनों ओर से जलमग्न होने के कारण ही इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का जो दक्षिणी भारत है, यानी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिसुलर इंडिया। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं। अब मैं अगले पॉइंट में चलूंगा, व्हीलर आइलैंड, और मैं बता रहा हूं व्हीलर आइलैंड क्या है। तो मैं यहां हेडिंग फिर से दे दूं, व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइलैंड। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा राज्य जो है, उड़ीसा राज्य के एक जिला है जिसका नाम है केंद्रपारा,
केंद्रपाड़ा। उड़ीसा राज्य का एक जिला है जिसका नाम है केंद्रपाड़ा, और वो केंद्रपाड़ा जिला में स्थित एक द्वीप है जहां से एक बार मतलब मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था। मध्यम दूरी का मिसाइल जो होता है ना, उसको प्रक्षेपित करने का काम किया गया था व्हीलर आइलैंड। तो उम्मीद है दोस्तों व्हीलर आइलैंड आप लोगों को समझ में आई होगी, प्रक्षेपास्त्र से रिलेटेड है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद अगले पॉइंट में मैं चलता हूं, गाहिरा माथा। गांव में बोलते हैं ना टेंशन हो जाती है तो सर पकड़ते हैं, गांव में बोलते हैं माथा पकड़ लिया, तो माथा का याद रखना दोस्तों, यहां पर है गाहिरा माथा। गाहिरा माथा, और ये गाहिरा माथा क्यों फेमस है इसको याद रखना है। तो ये गाहिरा माथा है कहां, तो गाहिरा माथा जो है ये उड़ीसा राज्य में, याद रखना उड़ीसा राज्य का एक जिला है जिसका नाम है केंद्रपाड़ा जिला। मैं यहां लिख दे रहा हूं केंद्रपाड़ा जिला, उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़े जिले के पूर्वी तट पर स्थित है गाहिरा माथा, जो एक कछुआ प्रजनन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कछुआ प्रजनन के लिए ये जाना जाता है, कछुआ प्रजनन के लिए ये जाना जाता है गाहिरा माथा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक क्वेश्चन आएगा आपका गुरुम हिसानी, मैं हटा दे रहा हूं, गुरुम हिसानी। आपसे पूछा जाएगा गुरुम हिसानी कहां है, तो गुरुम हिसानी उड़ीसा में है, याद रखना है ना। तो गुरुम हिसानी जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिला, या फिर मयूरभुज भी बोल सकते हो, है ना, मयूरभंज या मयूरभुंज जो भी बोलो आप, मयूरभंज जिले में स्थित है, और ये उसके उत्तरी भाग में स्थित है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर लोहे की खान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे की खान। 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे की खोज हुई थी, मैं इतिहास में बताऊंगा बहुत जल्द, मैं इतिहास का क्लास अगले क्लास में मैं भी इतिहास का स्टार्ट करूं तो ध्यान देना। तो मयूरभंज जिले में लोहे की खान है, इसलिए ये फेमस है। इसके बाद मैं चलता हूं भीतरकनिका, मैं हटा दे रहा हूं इसे, याद रखना एक जगह मैंने लिया भीतरकनिका, ये भीतरकनिका उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिला, मैं यहां लिख दे रहा हूं कौन सा जिला है दोस्तों, केंद्रपाड़ा जिले। तो उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़े जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक स्थल है जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के लिए, याद रखना दोस्तों मैं बता रहा हूं, जो मगरमच्छ, कछुआ का मैंने बताया, मगरमच्छ का मैंने बताया, लोहे की खान बताया, ये सब याद रखना, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर जिसका नाम होगा सिलेरू नदी, इसे मैं हटा दे रहा हूं। सिलेरू रिवर, सिलेरू नदी, याद रखना दोस्तों, उड़ीसा राज्य सिलेरू नदी, आंध्र प्रदेश के, जो आंध्र प्रदेश आप देख पा रहे हो ना, ये आंध्र प्रदेश दिख रहा है इसके दक्षिणी क्षेत्र में, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश जो पूर्वी क्षेत्र है। तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट पर्वत, अभी मैंने पूर्वी घाट बताया था, आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट पर्वत से निकलकर उड़ीसा के साथ सीमा बनाती हुई गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी है जिसका नाम है सिलेरू नदी। इसके अलावा अन्य पर्यटन स्थल में आप ले सकते हो, जैसे मचकुंड का जलाशय, मचकुंड ले लो आप, फिर नंद कानन का ले लो या नंदन कानन बोल सकते हो आप, फिर धौली बौद्ध मंदिर ले लो, फिर आप उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं ले सकते हो, फिर आप रत्नागिरी ले सकते हो, ललितगिरी ले सकते हो, ललितगिरी और उदयगिरी के बौद्ध भित्ति चित्र और गुफाएं हैं वो सारा आप लोग ले सकते हो। ये जो मैंने चीज सारा पॉइंट बताया, ये सारे पॉइंट जो थे ये अन्य पर्यटन स्थल या अन्य प्रमुख स्थलों में से एक थे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि बीपीएससी और जेपीएससी के लिए मैं अलग से बैच स्टार्ट करूंगा, बिहार दरोगा के मेंस के लिए भी मैं अलग से बैच स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग सारे विद्यार्थी हतोत्साहित ना हो और पूरे जोश और जुनून के साथ, शिद्दत के साथ पढ़ाई को अंजाम दें, अपने अध्ययन को बरकरार रखें और छोटी छोटी मगर मोटी बातों के सिलसिले को जोड़ते हुए अपने रूपरेखा को और अच्छा तैयार करने का प्रयास करें। मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों के साथ सदैव तत्पर हूं, सदैव साथ हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरे बताए हुए नक्शे कदम को अपना आधार मानकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ो तो अपने साथ पॉलिटिकल और एक फिजिकल मैप को जरूर रखो और विथ मैप उसको पढ़ोगे तो काफी सहयोग होगा उसमें और आप काफी अच्छा कर सकते हो। ये वीडियो आप और भी सारे दोस्तों को बताओ और मैं छोटे छोटे वीडियो को भी
बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, अपलोड करूंगा, ताकि जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें वो आसानी से आप समझ जाओ। हर एक पॉइंट वाइज करके अगर आप समझते चलोगे तो ना केवल पीटी बल्कि पीटी मेंस इंटरव्यू सारे चीजों में आपका जो होगा वो क्या होगा, केंद्रित होगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि उड़ीसा राज्य के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ये उड़ीसा राज्य का इतिहास में भी बहुत बड़ा योगदान है। जब हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, कलिंग युद्ध हुआ था, और उसी के बाद हृदय परिवर्तन के बाद अशोक की एक अलग छवि देखने को मिली थी। तो फिलहाल मैं इतिहास को दरकिनार करते हुए मैं ज्योग्राफी के नक्शे कदम पर चल रहा हूं, और अब मैं जो ज्योग्राफी का चर्चा कर रहा था वो था आपका उड़ीसा राज्य। तो दोस्तों मैं यहां पर अपनी क्लास को समाप्त करूंगा। अब अगले लेक्चर के साथ मैं फिर अगले राज्य के साथ आऊंगा, आंध्र प्रदेश और भी कुछ अन्य राज्यों के साथ। फिलहाल आप लोग सारे मैप वाइज अपना अध्ययन करते रहें, और जो बच्चे अभी तक इसे देखे नहीं होंगे अच्छे से देख ले, शेयर कर ले, लाइक कर ले, और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और याद रखो दोस्तों कि बेल आइकॉन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल आइकॉन दबाओगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच सकता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और जहां भी जो भी परेशानी हो बच्चों, आप जरूर कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहां एवरीडे टेस्ट की प्रक्रिया जारी है। तो दोस्तों जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना, ताकि मैं उसके समस्या का समाधान करूं। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। अब इसी के साथ अब मैं समापन करना चाहूंगा। तो ओके दोस्त, थैंक यू, ओके।